नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ ही बताते चले कि महबूबा मुफ्ती लगातार आप देखिए किस तरह से बयानबाजी कर रही हैं। वो कह रही हैं कि लोगों की खामोशी को बिल्कुल भी शांति यहां ना समझा जाए। एक बड़ा बयान यहां पर महबूबा मुफ्ती की तरफ से दिया गया। पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधती नजर आई और उन्होंने कहा कि कश्मीर में शांति की स्थिति को गलत नहीं समझा जाना चाहिए। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के समर्थन से बचने के लिए उमर सरकार से आग्रह किया गया। महबूबा ने केंद्र से यहां कश्मीर मुद्दे पर सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाने और विश्वास बहाली के उपाय करने की अपील कर दी। बताते चले कि कश्मीर में अमन शांति पीडीपी के अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती को रास नहीं आ रही है। केंद्र से लेकर उमर सरकार पर अब लगातार सियासी हमले किए जा रहे हैं और वो कह रही हैं कि यहाँ पर कश्मीर के अंदर जो खामोशी है उसे शांति ना समझा जाए। तो यहाँ से अटकलें लगाइए और यहाँ से आप देखिए एक सोच रख सकते हैं कि आखिर किस तरह की बात उमर अब्दुल्ला को यहाँ महबूबा मुफ्ती जो है वो समझाना चाह रही थी। बताते चले कि महबूबा ने केंद्र सरकार में जम्मू कश्मीर में जमीनी सतह पर राहत पहुंचाने के लिए विश्वास बहाली के कदम उठाने की भी अपील कर दी। और साथ ही साथ बताते चले कि 2016-17 में अलगाववादियों के साथ बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर में प्रतिनिधि मंडल भेजा था, लेकिन दुर्भाग्य से वह टस से मस नहीं हुए। कई तरह की तमाम बातें महबूबा मुफ्ती की तरफ से कही गई, लेकिन पत्रकारों के सवालों के जवाब के बाद महबूबा मुफ्ती ने एक बड़ा बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोगों की खामोशी को शांति ना समझा जाए। तो चलिए इसी पर बातचीत करेंगे। पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। बताते चले कि मोहसिन खान है हमारे साथ, प्रवक्ता हैं पीडीपी पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत मोहसिन जुड़ने के लिए। आबिद वानी है हमारे साथ, प्रवक्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत आबिद जुड़ने के लिए। दिनेश मल्होत्रा हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत दिनेश जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर आबिद आप ही से है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती कह रही है कि बिल्कुल भी खामोशी को शांति ना समझे आप लोग। पहले तो मैं इब्तिदाई तौर ये कहना चाहूँगा, महबूबा मुफ्ती साहिबा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, बीजेपी के साथ अलायंस में भी रह चुकी हैं और अशांति और शांति के बारे में ये जो लोग बात कर रहे हैं शायद ये 2016 की अशांति को भूल चुके हैं, 2009 की अशांति को भूल चुके हैं जिसका ऑफशूट 2010 की अशांति बन गई। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक डिस्ट्रप्टिव बयान है, ना कि कोई कंस्ट्रक्टिव बयान है। इस टाइम जम्मू कश्मीर में जो माहौल है, अनुच्छेद 370 हटने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा मैंडेट मिला है। लोगों की एस्पिरेशंस इस मैंडेट के साथ जुड़ी हुई है, लोगों की उम्मीदें हैं, आशाएं हैं और बहुत ही कम अरसा अभी हो चुका है। 4 महीने अभी गवर्नमेंट को हुए हैं, पहला बजट भी अभी गवर्नेंस का सामने नहीं आया है। तो मुझे लगता है पीडीपी के जो 3 चुने हुए विधायक है, बजाय कि कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करे, इस टाइम एक डिस्ट्रप्टिव फोर्स बनने की कोशिश कर रहे हैं। डेमोक्रेसी में अपोजिशन करना ठीक बात है, लेकिन उसको एक एक्सट्रीम पे ले जाना, कहीं ना कहीं लोगों को उकसाने की कोशिश करना, लोगों को ये इनसिक्योरिटी पैदा करना कि आप लोगों के साथ जो आपकी सरकार है उसमें कहीं ना कहीं आपको एक ट्रस्ट डेफिसिट रखना चाहिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक फ्लॉड डिसेंट करने की कोशिश कर रही है महबूबा मुफ्ती साहिबा, और उनको करना भी है क्योंकि 3 विधायक रह चुके हैं। उनकी जो वादी में जो उनकी पार्टी की साख थी कहीं नजर नहीं आई, इलेक्शंस में लोगों ने उनको दरकिनार कर दिया। तो कहीं ना कहीं लाइमलाइट में रहने मोहसिन के वो लिए कह ऐसे रही है बयान आ कि जाए। क्या बौखलाहट है इस तरह से बयानबाजी कर रही है महबूबा मुफ्ती? देखिए, जो महबूबा मुफ्ती साहिबा का बयान आया, उन्होंने अकॉर्डिंग विद एस्पिरेशंस जो जम्मू कश्मीर के लोगों की है उसके मुताबिक बयान दी। इस वक्त जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता यहाँ पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ पीडीपी का अलायंस हुआ, लेकिन शायद ये इस बात से बेखबर है कि ह्यूमन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है उमर साहब अटल जी की सरकार में रहे और जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर माइनॉरिटी में थी उस वक्त वेलकम किया। लेकिन महबूबा मुफ्ती साहिबा ने यह कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को हाई मार्जिन का मैंडेट दिया है और उस वक्त मैंडेट दिया है जब केंद्र में बैठी हुई सरकार ने 370 पे डाका मारा, 200 साल पुरानी रियासत को यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो एक लोगों ने बड़ी उम्मीद की थी, लेकिन केंद्र में बैठी हुई सरकार यूनियन मिनिस्टर्स को खाली उमर साहब शाल पहना रहे हैं, उनको शाल डाल रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल है जनाब, उसका इनपुट भी कुछ लाइए।
जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त गुप अंधेरे में हैं। आप देख लीजिए कि वसीम मीर सोपोर से जो इनोसेंट किलिंग्स हुई, मखनदीन जो जिसके साथ एक हरासमेंट की गई, तो जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी एजेंसीज पर यह सवाल है कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर एक हैरासमेंट कर रहा है किसी शख्स को अपनी रैंक बढ़ाने के लिए, तो क्या आबिद, उमर साहब उस जम्मू पर कश्मीर कार्रवाई के क्या हुई, वजीर जरा आला उस की पर कुर्सी पे क्लैरिटी बैठे हुए दीजिए हैं, यहाँ पर तो मोहसिन क्या को। वो ये चीज नहीं? एजेंसीज लेकिन पर सवाल बदकिस्मती उठा रहे की हैं बात मोहसिन। है, उमर साहब चीफ गुप मिनिस्टर की अंधेरा कुर्सी पे बैठे पीडीपी के हैं, टाइम पे लेकिन था कि उसके बाद नेशनल कहते हैं कि कॉन्फ्रेंस मेरी आज के कुर्सी टाइम मुझे पर है, इजाजत वो नहीं दे ज्यादा रही है। क्लियर कर देखिए दीजिए आशा जी, मोहसिन को। देखिए आशा जी, मैं इनको साफ साफ जवाब दे दूं, यही मैं कहना चाहता हूं, ये एक डिस्ट्रक्टिव अपोजिशन कर रहे हैं, जबकि इनको खुद पता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है इट्स द डोमेन ऑफ द यूनियन होम मिनिस्ट्री। और होम मिनिस्ट्री ने अगर कोई फैसला लिया किसी भी चीज में, तो वो उनको पर्टेन करता है, वो उनका डोमेन है। जहां तक गवर्नमेंट का सवाल है, हमने बाज़ाबिता इसको कंडेम किया है प्लेटफॉर्म में। हम होम मिनिस्टर साहब से मिले तो उमर साहब ने ये उनके साथ देखिए सिक्योरिटी सिचुएशन के कंडेम दिनेश बारे जी, में किया है, बात की और लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सेक्शन में। देखिए मैंने इंटरप्ट नहीं किया, 354 मैंने इनको इंटरप्ट नहीं किया, ये इंडियन अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के बारी में अंदर बात करें तो सेक्शन वो बेहतर रहेगा। 354 आप क्या डिबेट कहता के है? तशक्कुस को उस फराहम मत कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन एक को एक पढ़ के मुझे करके। बात देखिए। करने दीजिए। अगर आपको सच सुनना है तो धैर्य से काम लीजिए, मुझे पता है आप सुन नहीं पा दिनेश रहे जी, हैं। देखिए ये जहां कौन तक सी आप सियासत शुरू हो गई देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर? देखिए देखिए आशा कहीं एक ना जी, कहीं सबसे सेकंड पहले आपको देखना आप पड़ेगा। आबिद जी, एक सेकंड। दिनेश जी। आशा जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया। ये सियासत आज की नहीं है, ये सियासत 1947 से ही ऐसी चलती है। एक पार्टी अपोजिशन में होती है तो वो इमोशनल इश्यूज को हाईलाइट करती है, जो पार्टी सत्ता में होती है वो जो भी केंद्र में सरकार होती है उसके साथ में रिलेशन, कॉर्डियल रिलेशन बनाने की कोशिश करती है। ये जरूरी भी है क्योंकि जम्मू कश्मीर की हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि हम केंद्र के साथ टकराव नहीं ले सकते। अगर जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता ने बात की, बिल्कुल बात ठीक है। पीडीपी के दौर में भी, जैसे आबिद जी ने कहा, पीडीपी के दौर में भी बड़ी बड़ी एट्रोसिटीज हुई हैं। 2016 हम भूल सकते हैं कितने कितने लोग मारे गए थे। उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के राज में 2008 में, 2010 में जो अनरेस्ट हुआ कश्मीर में, ये पार्ट एंड पार्सल है। क्योंकि हम एक ऐसी स्टेट में रह रहे हैं जहाँ मतलब हम चाहे माने चाहे नहीं माने, लेकिन इसमें कन्फ्लिक्ट है। तो कन्फ्लिक्ट में ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं। ठीक है, अपोजिशन को मौका मिल गया, पीडीपी को मौका मिल गया, जो 2 एपिसोड हुए, सोपुर का हुआ और जो बिलावर में हुआ। पीडीपी नेचुरली इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगी। लेकिन अब हम ये नहीं कह सकते कि नेशनल देखिए कॉन्फ्रेंस की सरकार देखिए अभी कुछ नहीं कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार मैं भाजपा अग्रेसिवली काम कर रही है। नहीं, एक प्रवक्ता को ये सेकंड। समझाने की भाजपा कोशिश के करूंगा प्रवक्ता नहीं है कि मोहसिन, इससे आप पहले इंट्रोडक्शन नहीं इससे सुनते पहले हैं, एक तो इन बहुत मुल्क परेशानी हो जाती है प्रवक्ताओं के साथ। दिनेश मल्होत्रा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बैठे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं। कंटिन्यू कीजिए दिनेश जी। देखिए ये देखिए बात मैं इस कह रहा हूँ कि तरीके एक से है सेकंड। कि पीडीपी इस को एक वक्त जो मौका केंद्र में बैठी मोहसिन, हुई मैं आपके सरकार पास आ है, रही हूँ, एक नहीं, सेकंड इस समय सरकार ने दीजिए। इंस्टीट्यूशन कंप्रोमाइज किया हुआ है। दिनेश ये जी, मोहसिन जी, मैं आपकी बात को इंडोर्स करता हूं कि आपकी पार्टी को एक 2 इंसिडेंट के बाद, जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुए, उसके बाद पीडीपी को एक मौका मिला और नेचुरली बीइंग अपोजिशन पार्टी और जो उसका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है कश्मीर में, पीडीपी नेचुरली इसको एक्सप्लॉइट करेगी। अब सरकार इसको कैसे डिफेंड करती है? सरकार अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता ने कहा कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो केंद्र के पास है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर आप ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी क्लियर है कि हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बजट सेशन की तैयारी हो रही है कि बजट सेशन में किस तरह से सरकार को घेरा जाए। ये पीडीपी उसी की तैयारी कर रही है और कुछ इससे ज्यादा मोहसिन कुछ नहीं है। जवाब दीजिए। देखिए देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो आर्टिकल 21 है, जो प्रोटेक्शन इज और लाइफ है, उसके मुताबिक हम ये कहना चाहते हैं कि मुल्क के अंदर जो सरकार बैठी हुई है, इस सरकार ने इंस्टीट्यूशनल कंप्रोमाइज किए हुए हैं। क्योंकि इस वक्त जुडिशियल जो है उस पर भी विश्वास आम लोगों का उठ गया, मीडिया से लोगों को विश्वास उठ गया, क्योंकि इस तरीके से एक सिस्टम बनाया गया है कि सच को छुपाने की। देखिए अभी तक इस चीज पे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब गवर्नर को लेटर नहीं लिख पाए कि अभी तक ऐसा क्यों। चलिए हम इस वक्त हमारे सीनियर साहब भी ये कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर की सरकार के पास इस किस्म के ठोस इकदाम नहीं है, उनके पास पावर्स नहीं है वो, लेकिन कम से कम इतना तो ऑनरेबल गवर्नर साहब को भी तो ये लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पर इस किस्म के हालात नहीं बनने चाहिए। क्योंकि
जम्मू कश्मीर इज द इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक सरकार जो चुनी है तामीर और तरक्की के लिए, जम्मू कश्मीर के पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए, न कि लोगों को हैरासमेंट करने के लिए, न कि राजनीतिक लोग इस बात को कहे कि बड़े अफसोस है के साथ ये कि इन लोगों की जाने जा रही है और ये कह रही है कि पीडीपी को कठुआ के मौका अंदर मिल की रहा बात हो रही है। हमने आसिफा केस को लेकर अगर बात की जाए तो उस वक्त क्या कुछ हुआ था, क्या मंजर उस वक्त रहा था, क्या वहां पर उस समय हैरासमेंट हुई थी या नहीं हुई थी? आज तो पीडीपी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, वो जरा थोड़ी सी पिक्चर क्लियर कर दीजिए मोहसिन के सामने। जैसे मैंने आशा जी पहले भी कहा कि जो पार्टी सत्ता में होती है वो ड्यूटी मोड होती है कि उसको डिफेंड करना पड़ता है जो भी डिसीजन होता है। जो पार्टी अपोजिशन में होती है, जो कश्मीर का, जम्मू कश्मीर में क्या पूरे भारत में ऐसा ही होता है कि कश्मीर में ज्यादा ऐसा होता है कि कश्मीर में जो पार्टी अपोजिशन में होती है वो सारी मतलब फिर कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है ना दिनेश जी कि सियासी रोटियां सेकने का जब मौका मिलता है तो सेक लीजिए, कुछ ऐसा? ये सियासी रोटियां ही सेकी जा रही है, जैसे आपने भी कहा। तो देखिए आशा जी, अभी 4 महीने सरकार को थोड़ा टाइम मिलना चाहिए अभी। इस वक्त ऑनरेबल एमपी आगा पीडीपी सईद के अब्दुल्ला मैजी साहब जेएनयू में है, तो आप बोल सकते स्टूडेंट हैं। यूनियन मैंने ऑर्गेनाइजेशन सुन लिया है कि आप एनएसयूआई मेरा के जवाब लोगों सुन के लेते साथ वो मीटिंग कर रहे हैं और वहां पर भी वो अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं। ठीक है, चलिए रुकेंगे, एक छोटे जवाब दीजिए। देखिए, मैं बिल्कुल स्पेसिफिक रहूंगा और सभी बातों का जवाब 2 मिनट के अंदर दे देता हूं। पहली बात तो मोहसिन खान साहब बोल रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक डिफीनिंग साइलेंस इख्तियार की है। आज हम एक यूटी है और जैसा न्यूट्रल पॉलिटिकल जो एनालिस्ट हैं हमारे अभी के बात कर रहे थे, जिनको मोहसिन साहब ने ब्लाइंड फोल्ड बीजेपी का प्रवक्ता कहा, तो ये इनका विजन है अपोजिशन को लेके। जब इनको कोई अपना अतीत याद दिलाता है तो इनको लगता है कि वो या बीजेपी है या बीजेपी से मिला हुआ है। देखिए, हम एक यूटी में हैं, लॉ एंड ऑर्डर एलजी साहब के पास है, लेकिन मैं इनको याद दिला दूं जब हम स्पेशल स्टेट थे, जब महबूबा मुफ्ती साहिबा चीफ मिनिस्टर थी और यूनिफाइड कमांड की हेड थी, क्यों 12 एम्प्लॉयज को सैक किया गया इन 2016 अनरेस्ट? क्यों एक हिब्बा, एक मासूम सी लड़की पे पैलेट चलाया गया? क्या उस टाइम हम इनको घेर नहीं सकते थे? क्या उस टाइम हम डिस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल नहीं कर सकते थे? बल्कि उस टाइम उमर अब्दुल्ला साहब ने एक डेलीगेशन प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे और उनको एक मेमोरेंडम दिया कि यहाँ पर हालात खराब हो रहे हैं और हालात फिसले जा रहे हैं, काइंडली आप इंटरवीन कीजिए। और उसी की बदौलत जो सीताराम येचूरी साहब थे, असदुद्दीन ओवैसी साहब थे, कुरैश लीडर्स के दर पे पहुंचे। ये कहना कि महबूबा मुफ्ती साहिबा आज बोल रही थी कि मेरे कहने पे वो इतने बड़े लीडर्स आए थे, वो कहीं ना कहीं एक गलत बात है। उनको ये भी देखना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस टाइम कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल प्ले किया था। ये अगर हमें आज के मुद्दों पे घेरे, लोगों के राहत के मुद्दों पे घेरे, तो वो बेहतर रहेगा। बजट सेशन लगने वाला है, हमें बजट पे हम किसको क्या एलोकेशन कर रहे हैं, कैसे वो कह रहे हैं बजट सेशन लगने वाला है, उस पर अगर आप घेरते, लोगों की भलाई के लिए अगर आप कोई काम करवाना चाहते उसके लिए घेरते तो ज्यादा अच्छा रहता। देखिए, यहाँ पर इनोसेंट किलिंग्स हो रही है और जिस तरीके से ये 2016 की बात कर रहे हैं, मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त परेशानी है, इसका बीज बोने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं। कश्मीरी पंडित को जम्मू कश्मीर से बाहर निकालने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं। 1996 में अंदर जो हालात थी जम्मू कश्मीर की, उधर पे इन लोगों ने लोगों के साथ एक सेंटिमेंट्स को हर्ट किया। और आप बताइए कि पोटो जैसे कानून इखवान को इंट्रोड्यूस करने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस, लोगों की फांसियों को दस्तखत करने वाले ये लोग, और आज ये अपने आप को प्रो इंडिया दिखाने की कोशिश करते हैं। हम इनको साबित करना चाहते हैं कि हमारी जमात ने इंडो पाक रिलेशंस, हमने ऐसे बेगुनाह लोगों को जेलों से निकाला। ये सब चीजें जो है ये सिर्फ अपनी नाकामियां छुपाने के लिए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही, उमर साहब ने ही हमेशा यहाँ पर जो है इन लोगों ने जो यहाँ के लोगों को मुसीबतों में, आप देख लीजिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वो जमात है जिनके दौरे इख्तियार में यहाँ पर बैकडोर एंट्रीज हुई। कहीं और लोग जो है, जिन लोगों की मेहनतें इन्होंने जाया की और इन्होंने अपनी जवाब सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। दिनेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं, जवाब दीजिए। पहले मैंने याद दिला दूं, बात कर रहे हैं कश्मीरी पंडित के बारे में। में फैक इनकाउंटर्स करवाए।
देखिए, अब इन्होंने बात रख दी तो मुझे मोहसिन बात जी, वापस करने में, इनका जवाब मोहसिन देने जी, में सीधा सीधा नहीं पहले फेक जहां तक एक कश्मीरी एनकाउंटर पर पंडित की जवाब दीजिए। ये कहाँ से सवाल आ गया बीच जी में? जी क्लियर कीजिए। जी जी। वो कह रहे हैं आपके आपके टाइम पे तो आपने फेक एनकाउंटर्स भी करवाए हैं। देखिए, ये कहना कि हमने फेक एनकाउंटर, कोई भी सरकार अपने राज्य में अमन ही चाहेगी, तो ये कहना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में ऑपरेट कर रही है और खुद एनकाउंटर कर रहा है, ये सबसे बेहुदा मुझे लगता है एलिगेशन है। यहां तक कि फेक एनकाउंटर्स का सवाल है तो मचील एनकाउंटर में हमने तो सजा दिलाई थी, कोर्ट मार्शल किया था उन लोगों का जिन्होंने उस वक्त दिनेश जी, उसमें मुलव्वस क्या पाए गए लगता थे। है कि जो जहां तक उमर सरकार ने बिजनेस रूल्स तैयार आशा करने जी, के लिए मैं इंटरप्ट मीटिंग बुलाई थी, कमेटी बनाई थी, उसमें पीडीपी का नाम शामिल नहीं किया गया था? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो गुस्सा आज यहाँ पर निकल रहा हो? देखिए आशा जी, ये तो आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों एक दूसरे के पॉलिटिकल राइवल हैं कश्मीर घाटी में। जी। दोनों की कॉन्स्टिट्यूंसी एक ही है। हम्म। आपने देखा कि इनका अलायंस हुआ, पहले गुपकार अलायंस बना, वो भी टूट गया। उसके बाद दोनों पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया अलायंस का पार्ट बनी, लेकिन ना वहां पर भी नहीं लोकसभा में चल अलायंस पाया। हुआ ना असेंबली में अलायंस हुआ, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी दोनों राइवल हैं, ये कभी एक हो नहीं सकती। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी नहीं चाहेगी कि पीडीपी अपनी खोई हुई जमीन वापस करे, वापस ले। और पीडीपी अब ये प्रयास कर रही है कि जो उनकी हिस्टोरिक डिफीट हुई है, जब से पीडीपी बनी है 1999 में, पहली बार पीडीपी को सबसे कम 3 असेंबली सीट्स मिली है। और अब पीडीपी चाहेगी कम से कम अपनी जो उनकी खोई हुई जमीन है उसको वापस लिया जाए। ये पॉलिटिकल लड़ाई है, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि कोई कोई सीरियस है लोगों की समस्याओं को लेकर। सब अपनी अपनी रोटियां सेक, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मोहसिन जी, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं आम जनता की कोई फिक्र नहीं है आप लोगों को, दोनों पार्टियों को। पहले आप जवाब दीजिए मोहसिन जी। देखिए, मैंने इससे पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को हमने मुसीबतों से, जब जब हमें इक़्तिदार मिला, हमने मुसीबतों से निकाला। लेकिन हम सेक्शन जो नवंबर 2024 में लगा, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फेक रेजोल्यूशन लाई 370 पे, जब रेजोल्यूशन हमने तो लेकिन आप हालांकि दोनों उनको पार्टियां सपोर्ट तो की थी, हमेशा से जहां नॉर्थ पोल बीजेपी साउथ पोल ही वहां रही है पर ना, बहुत ज्यादा इकट्ठा विरोध होने कर। की कोशिश की, जिस तरह से दिनेश जी कह रहे हैं नहीं हो पाया। गुपकार गठबंधन आपने बनाया, इंडिया अलायंस आपने बनाया, डीडीसी के इलेक्शन के बाद आपने क्या कुछ किया, उस भरोसे को कैसे जनता का तोड़ दिया, ये भी तो आप ही के सामने था। आबिद जी जवाब दीजिए जरा। अब देखिए, कैसे जनता आशा भरोसा जी, पहले करेगी तो और कैसे आम पहले जनता की मेरी आवाज आप लोग उठा रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं आपसे माफी चाहूंगा क्योंकि पिछला मेरा जो जवाब है वो पूरा होने नहीं दिया आपने। जहां तक इन्होंने कश्मीरी पंडित्स की बात की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार है, तो मैं इनको याद दिला दूं कि उस टाइम होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद थे और हुकूमत वीपी सिंह की थी, जो जनता दल के प्राइम मिनिस्टर थे, और यहाँ पर गवर्नर रूल था। तो मुफ्ती मोहम्मद जगमोहन मल्होत्रा थे जिनको यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उस टाइम देखनी थी। तो ये और एक इनका अरे झूठ है जो मैं यहाँ पर आपके सामने एक्सपोज कर रहा हूँ। दूसरी बात, जहां तक कि आप बोल रहे हैं कि अवामी मुद्दे हम कैसे उठाएंगे, आपने अभी सवाल किया। देखिए, हमने ब्रॉड बेस्ड कंसल्टेशन शुरू किए हैं बजट सेशन के लिए। हर एक तबके, हर एक वर्ग के साथ हम बात कर रहे हैं। एक नैरो विंडो के तहत हम काम कर रहे हैं। 41 ठीक है, हजार करोड़ का हमारा बजट मोहसिन है, जी कुछ कहना जो कि चाह रहे पिछले थे, साल से जल्दी से 1200 लास्ट करोड़ कमेंट। कम है। हाँ बट स्टिल वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट ठीक टू है मोहसिन गिव जी, जल्दी कन्वीनियंस से। एंड मेक पीपल फील सम रिलीफ। दिनेश जी, दिनेश जी एक लास्ट कमेंट। ये देखिए आशा जी, ये चलता रहेगा, ये पॉलिटिक्स है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि जो पीडीपी अपोजिशन में है वो इस तरह के एलिगेशन लगाती रहेगी, इस तरह के इमोशनल इश्यूज को रैकअप करती रहेगी, ताकि वो अपनी जमीन जो पीडीपी ने खोई है असेंबली इलेक्शन वो में, वापस वो कैसे रिट्रीव ले? करे। बहुत वो बहुत वापस धन्यवाद दिनेश जी जुड़ने के लिए। आबिद आपका भी धन्यवाद, मोहसिन आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल बताते चले कि जानकार ये कह रहे हैं कि किसी भी पार्टी को जनता से कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी खोई हुई जमीन वापस पानी है, जिसके लिए इस तरह से संघर्ष करने की कोशिश की जा रही है। बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की बात की जाए तो नॉर्थ पोल साउथ पोल कभी एक नहीं हो सकते। जनता की आवाज को आगे बुलंद करने की जरूरत है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।